प्यारे मित्रों नमस्कार। धरा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्य में बताने वाला हूँ घनानंद जी की रचना के विषय में। तो घनानंद जी रीत मुक्त अथवा स्वच्छंद काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी रचना में रीत मुक्त का सीधा अर्थ यही है कि यह धारा रीति परंपरा के साहित्यिक बंधनों और रूढ़ियों से मुक्त हैं। जो साहित्यिक बंधन होता है मित्रों, उस बंधन से ये मुक्त कवि बताए गए हैं। तो घनानंद के काव्य में तत्कालीन काव्य रूढ़ियों एवं परंपराओं का सर्वथा त्याग मिलता है। तो ये चीज़ें हमको समझ लेना है मित्रों। ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभों में हैं। इस तरह से हम इनको समझेंगे घनानंद जी के बारे में मित्रों। अब हम घनानंद जी के जो इनकी रचना है, तो घनानंद जी की जो रचना है प्रमुख मित्रों, इसको हम घनानंद के मूल पाठ के रूप में समझेंगे, जिसमें कि घनानंद ग्रंथावली के रूप में जानते हैं, यानी घनानंद ग्रंथावली के रूप में इसको हम समझते हैं, जिसका संपादन किया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी ने। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसके संपादक हैं, जिसमें आपको 1 से 4 और 7 ये पद ही पढ़ने होंगे। 1, 4 और 7, जिसको कि सुजान हित के नाम से जानते हैं मित्रों। यानी सुजान हित के नाम से ये आपका काव्य जाना जाएगा, जो कि आपके कोर्स में है। सभी यूनिवर्सिटियों में इससे संबंधित संदर्भ सहित व्याख्याएं पूछी जा रही हैं। तो मैं एक एक करके आपको बताने का प्रयास करूंगा। बहुत ही सरल ढंग से सारी चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएंगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होगा मित्रों। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें मित्रों, जिससे हर स्टूडेंट के लिए हमारा वीडियो इम्पॉर्टेंट बन पावे और वो परीक्षा में अच्छे अंक को इसके माध्यम से अर्जित कर पावे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मित्रों। ये जो आपका पहला सुजान हित का जो पहला पद है, इसको हम पढ़ रहे हैं। सुजान हित के पहले पद को, इसकी व्याख्या आप समझेंगे। ये सुजान हित का पहला जो पद है घनानंद जी की रचना, इसमें देखेंगे, लाजन लपेटी चितवनी भेद भाव भरी लसत ललित लोल चख तिरछानी। पुनः देखेंगे इस पद को मित्रों कि लाजन लपेटी चितवन भेद भाव भरी लसत ललित लोल चख तिरछानी में। छबिको सदन गोरो बदन रुचिर भाल रस चितुरत मीठी मृदु मुस्कान में। और दसन दमक फैल हिए मोल नाल होती प्रिय सो लड़क प्रेम पागी बतरानी में। तो देखेंगे मित्रों, इनकी घनानंद जी की जो रचना है, ये बहुत ही स्पष्ट तरीके से इन्होंने अपनी बात को प्रस्तुत किया है। तो लाजन लपेटी, अब आप देखेंगे इसमें जो शब्द मिल रहे हैं आपको, वो संयुक्त शब्द ज़्यादातर मिल रहे हैं। तो लाजन लपेटी शब्द मिल रहा है आप मित्रों। तो लाजन लपेटी का तात्पर्य होता है लज्जा से लपेटी हुई, अर्थात लज्जा युक्त। तो मित्रों, व्याख्या को समझने से पूर्व हमें प्रसंग भी जान लेना आवश्यक है। तो प्रसंग समझेंगे मित्रों। नायक संयोगकालीन सुखद कार्य व्यापारों की स्मृति करके नायिका के सौंदर्य का वर्णन करता है। इसमें नायिका के सौंदर्य की भी बात बताई जा रही है। तो नायिका के सौंदर्य का वर्णन कौन कर रहा है मित्रों? नायक कर रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर मित्रों, पूरी ही सतर्कता से आप समझते चलेंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। इसमें किसी भी, तो देखेंगे मित्रों, शब्दों पर ध्यान देंगे। लाजन लपेटी का मतलब होता है लज्जा से लपेटी हुई, अर्थात लज्जा से युक्त। चितवन दूसरा शब्द आ रहा है मित्रों। दूसरा शब्द का मतलब चितवन का मतलब होता है नेत्र। भेदभाव भरी का मतलब होता है गूढ़ भावों या रहस्यों से पूर्ण, क्योंकि चितवन जो होती है, जो नेत्र होते हैं, उसमें गूढ़ भाव भरे होते हैं। तो नायिका के चित्र को, मनोचित्र को कवि ने किस तरह से उतारा है, इसको हम पूरी तरह समझेंगे मित्रों। लसत का तात्पर्य होता है, लसत का मतलब शोभित होती है। ललित
ललित का तात्पर्य है मित्रों सुंदर, और लोल, लोल को हम समझेंगे चंचल, यानी लोल का शाब्दिक अर्थ होता है चंचलता से। और चख का शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों नेत्र से, चख से चक्षु बन गया है, तो चख शब्द का मतलब होता है नेत्र से। और तिरछानी, अब तिरछानी का मतलब अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप समझदार हैं। तिरछानी का तात्पर्य होता है तिरछे, तिरछान का मतलब तिरछे। तो यहाँ पर ये जो शब्द आए हुए हैं, इन शब्दों को इस तरह से समझ लेना पहले आवश्यक है मित्रों। अब देखेंगे यहाँ पर सदन, अगला शब्द जो आ रहा है मित्रों सदन शब्द आ रहा है। तो सदन का मतलब घर से होता है, और इसी तरह से बदन, बदन का तात्पर्य है मुख से मित्रों। और रस निचुरत, रस निचुरत, इसमें जो शब्द आया हुआ है रस निचुरत, तो रस निचुरत जो शब्द आया हुआ है, रस टपकता है, आनंद बरसता है, इसको हम इस तरह समझेंगे। इसके पश्चात देखेंगे दसन दमक, दसन दमक शब्द आया हुआ तो दसन दमक का तात्पर्य होता है दांतों की दीप्ति या चमक से अभिप्राय होता है। इसके बाद हिये मोती, हिये मोती का तात्पर्य होता है तो हिये मोती का मतलब होता है माला, माल होत, ये मोती माल होत, यानी पूरे शब्द को आप इस तरह समझेंगे कि दांतों की चमक अर्थात हृदय पर फैलकर मोती की माला का आकार ग्रहण कर लेती है। इस भाव को यहाँ पर समझेंगे इस तरह से। आगे देखेंगे मित्रों, सारे शब्दार्थ को मैं पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसके पश्चात देखेंगे लड़क, ये लड़क शब्द जो आया हुआ है मित्रों, लड़क का तात्पर्य होता है ललकारना, किसी चीज के लिए किसी को ललकार दिया जाए। आनंद की निधि, आनंद की निधि से तात्पर्य होता है मित्रों आनंद का खजाना, निधि माने खजाना होता है। और धुरी, धुरी से तात्पर्य होता है मित्रों, धुरी शब्द जो आया हुआ है, धुरी का मतलब होता है मिल करके अर्थात मिलकर। और मुरजान में, मुरजान में से तात्पर्य है मित्रों मुड़ या घूम जाने में। तो ये सारे शब्द थे जो कि आपको जानना बहुत ही आवश्यक था, इनके मतलब को समझना बहुत ही आवश्यक था। अब देखेंगे एक एक करके मित्रों, एक एक करके मैं आपको बताने जा रहा हूं इसकी व्याख्या। तो देखेंगे यहां पर लाजन लपेटी चितवन भेद भाव भरी लसत ललित लोल चख तिरछान में, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। नायिका के चित्र को यहाँ पर चित्रित किया जा रहा है, नायिका के भाव को यहाँ पर चित्रित किया जा रहा है। कवि घनानंद जी कह रहे हैं कि नायिका लज्जा की भावना से अनुप्राणित थी, यानी पूरी तरह से लज्जा की भावना से वो ओतप्रोत थी मित्रों। कौन? नायिका। लाजन लपेटी चितवन भेद भाव भरी, अर्थात जो नायिका है वो लज्जा की भावना से पूर्ण तरह से ओतप्रोत है, और उसकी चितवन में अनेक भावों के भेद भरे हुए हैं। जो उसके नेत्र हैं उस नेत्र से अनेक तरह के भाव पढ़े जा सकते हैं मित्रों, ये बात बताई जा रही है। जब वो लसत ललित लोल चख तिरछानी में, अर्थात जब वो तिरछी चितवन से देखती है, लखत माने जब वो देखती है मित्रों, लसत का मतलब जब वो देखती है, कैसे? तिरछानी में, अर्थात जब वो तिरछी चितवन से देखती थी तब तो उसके कोमल सुंदर नयनों में लालित्यपूर्ण शोभा छा जाती थी। कैसी शोभा छा जाती मित्रों? जब वो देखती थी तो उसके सुंदर नयनों में लालित्यपूर्ण शोभा छा जाती थी, उसकी शोभा जो है और अधिक बढ़ जाती थी। यह कब यहाँ पर बता रहा है मित्रों। आगे देखेंगे छवि को सदन गोरो बदन, उसका जो गोर वर्ण तन है, शरीर है मित्रों, तो सौंदर्य का निधान है। क्या है? उसका जो गोर वर्ण सदन शरीर है, छवि को सदन गोरो बदन, अर्थात छवि को सदन का मतलब जो उसका गोर वर्ण है, जो वर्ण शरीर है, वो तो सौंदर्य का क्या है? निधान है। उसका मस्तक, ध्यान देंगे मतलब रुचिर भार, उसका जो मस्तक बड़ा प्रशस्त है। कैसा है? बहुत ही प्रशस्त है। और जब वो बातें करने में मृदुल मुस्कान छोड़ती थी तो साक्षात आनंद का रस निचुड़ता था। रस चितुरत मीठी मृदु, अर्थात जब वो मीठी मीठी बातें करती थी वो नायिका, तो मुस्कान में किस तरह से बातें करती थी? मुस्कुराहट के साथ में। तो ऐसा लगता था दसन दमक फैल ही मोती लाल होती, तो ऐसा लग रहा था मित्रों कि साक्षात आनंद का रस निचुड़ता हो। अर्थात जब वह हंसती थी तो स्वच्छ श्वेतांब मंडित दांतों से प्रकाश फैल करके पूरी तरह से
प्रकाश फैल करके वक्ष पर मोतियों की माला के रूप में दिखाई देने वाला लगता था। यह भाव यहाँ पर आ रहा है। अर्थात जब वो हंसती थी तो हंसने पर जाहिर बात है मित्रों कि दांत जो होते हैं वो दिखाई पड़ने लगते हैं। तो दांतों की गोलाई के कारण उसकी वर्तुल्य स्थिति में प्रकाश फैलाने से संबंध यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब वह हंसती है तो पूरे तरह से एक माला की तरह जो है एक प्रकाश आच्छादित हो जाता है, दिखाई पड़ने लगता है। तो ये भाव यहाँ पर आगे देखिएगा मित्रों, और स्थिति का वर्णन बता रहे हैं आनंद जी। प्रिय सो लड़क प्रेम। देखिए प्रेम में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, प्रेम में जो है एक वार्ताएं भी होती हैं, कटु वार्ताएं भी होती हैं। तो वही बात यहाँ पर रखी जा रही है कि प्रिय सो लड़क प्रेम, जब वो प्रिय से इतरा कर मचल मचल करके लड़ती है प्रेम, पागी बतरान में प्रेम युक्त वार्तालाप करती थी, तब तो कैसा लगता था, आनंद की निधि जगमगाती अगली बाल। अर्थात तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ही आनंद की वर्षा होती थी। अर्थात जब वो अपने प्रियतम से, जब वो अपने प्रिय से इतरा कर मचल मचल कर प्रेम युक्त वार्तालाप करती थी, तब तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ही आनंद की वर्षा हो रही थी। इस प्रकार से आभास हो रहा था मित्रों। आगे देखेंगे, आनंद की निधि जगमगत छबीली बाल। वो छवि युक्त बाला, बाल का मतलब बाला, वो जो स्त्री है मित्रों, वो छवि किससे युक्त जो बाला है, छबीली बाला का मतलब छवि से युक्त बाला, अर्थात नायिका सुंदर बाला, सुंदर स्त्री से तात्पर्य यहाँ पर बताया गया है। आनंद की निधान थी, क्या थी, आनंद की निधि, अर्थात जो आनंद की निधान थी, आनंद का खजाना थी। अर्थात वो छवि युक्त बाला स्त्री नायिका एक आनंद की निधान थी। जब वह, आगे देखेंगे मित्रों, जगमगाती, जब वो गाते समय, ध्यान देंगे मित्रों, जब वह गाते समय मुड़ मुड़ कर देखती जाती थी। जगमगात छबीली बाला अंगन अनंत रंग ढुरी मुरझान में, अर्थात जब वो गाते समय, वार्ता करते समय मुड़ मुड़ कर देखती जाती थी तो उसके अंग प्रत्यंग में कामदेव जन्य आनंद की धारा प्रवाहित प्रतीत होती थी। किसकी धारा प्रभावित होती थी, कामदेव जन्य आनंद की धारा प्रभावित होती थी मित्रों। अंगन अनंत रंग, उसके अंग में अनेकों प्रकार की सुंदरताएं, अनेकों प्रकार के आनंद की अनुभूति हर मुरझान में दिखाई पड़ती थी, जो कि ऐसा लगता था कि उसके प्रत्येक प्रत्यंग में जो है कामदेव जन्य आनंद की धारा बह रही हो, प्रवाहित हो रही हो। तो ये भाव आपके पहले पद का मिलेगा मित्रों। इसमें जो कि नायिका के संयोगकालीन सुखद कार्य और व्यापार के विषय में बताया जा रहा है, उसके वार्तालाप के विषय में बताया जा रहा है। तो इसको आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब आप इसके विशेष को समझेंगे मित्रों। इसमें लाजन लपेटी में छेका अनुप्रास का प्रयोग किया गया है, यानी छेका अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो छेका अनुप्रास अलंकार आप समझेंगे इसमें। और इसके पश्चात जो है लसत ललित लोल में वृत्त्यानुप्रास की छटा दिखाई पड़ती है। वृत्त्यानुप्रास भी इसमें मिल रहा है मित्रों, जो कि बहुत ही आवश्यक है आपको जानना। वृत्त्यानुप्रास और ये शब्द जो आया हुआ है, में मोती माल होत में एक अत्यंत सूक्ष्म किंतु भव्य बिंब निर्माण हुआ है। इसमें उपमालंकार की छटा दिखाई पड़ रही है। इसी तरह से तीसरे बिंदु में आप समझेंगे कि आंगन अनंग रंग में छवि को सदन गोरो बदन में वर्ण मैत्री की अंत्यानुप्रास द्वारा धन्यात्मक सौंदर्य की सृष्टि की गई है इसमें। और प्रिय सो लड़की प्रेम पगी बतरान में और आंगन अनंग रंग धुर मुर जान में नायिका के अनुभावों की भावपूर्ण व्यंजना व्यक्त की गई है। लाजन लपेटी में लपेटी क्रिया अत्यंत भाव उत्कर्षक दिखाई पड़ रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको विशेष में लिखना होगा मित्रों। अब हम ये जो दूसरा पद आपका है, ये संख्या 4, ये आपको पढ़ना है, पहला, चौथा और 7वां। तो चौथे की व्याख्या आप देखेंगे। मुस्कान, अब बहुत ही सरल शब्द है। मुस्कान का मतलब मुस्कुराना। मृदु, बह का मतलब होता है वह ही, वह का तात्पर्य यहाँ होता है वही।
अतीत काल की, संयोग काल की बात बताई जा रही है। और बतरान, बतरान शब्द जो आ रहा है, बतरान का मतलब होता है बातचीत करना। और बान शब्द, यानी कि बान का मतलब होता है आदत, जिसको बान आदत से संबंधित मानेंगे, बान शब्द जो आया हुआ है। और आन, आन शब्द को जानेंगे एक आकार के रूप में। लड़कीली, लड़कीली शब्द जो आया हुआ है, ये लड़कीली शब्द जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लड़कीली का तात्पर्य होता है ललक वाली, अर्थात चपलता पूर्ण, हाव भाव पूर्ण जो होते हैं उनको लड़कीनी के रूप में जानते हैं मित्रों। अर्थ का तात्पर्य यहाँ पर है, अर्थ शब्द जो आया हुआ है, अर्थ का मतलब होता है उड़ती है या खटकती है। और गतिलेन, गतिलेन शब्द ये भी संयुक्त रूप में मिल रहा है, इसमें चाल ताल स्वर के साथ अंग संचालन करना, उसको गतिलेन के रूप में जानते हैं, जो कि गतिलेन के रूप में समझा जाता है। और बैन शब्द जो आया हुआ है, यानी बैन, बैन का तात्पर्य होता है, जो शाब्दिक अर्थ है, बेड़ से है यानी बांसुरी से है, इसको हम बांसुरी के रूप में समझ सकते हैं, यानी बांसुरी, इसको बेन के रूप में जानते हैं। और जो छैलताई, छैलताई शब्द आया हुआ है, ये छैलताई शब्द जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है। छैलताई का तात्पर्य होता है रसिकता से। और छिनक, छिनक शब्द का तात्पर्य होता है यहाँ पर एक क्षण के लिए भी। और सुजान, सुजान शब्द को आप देखेंगे, ये जो सुजान शब्द है, सुजान शब्द को हम इस तरह से जानेंगे, सुजान शब्द भी एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है, इसको हम सुज्ञान, सुज्ञान, सुज्ञान का मतलब होता है श्री कृष्ण। तो यहाँ पर सुज्ञान शब्द आया है, सुजान का जो तत्सम शब्द होगा सुज्ञान। और कवि, यहाँ पर घनानंद की जो प्रेसी है उसको सुधि के रूप में देखे रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे मित्रों सुधि, तो शुद्ध शब्द आया होगा, इसका मतलब स्मृति से होता है याद। और बेसुध का मतलब होता है, जो बेसुध शब्द आ गया है, बेसुध का मतलब चेतना शून्य अर्थात बेहोश। तो इस तरह से पूरे जो शाब्दिक अर्थ इसके बन रहे हैं मैंने आपको बता दिया हूँ। इस शाब्दिक अर्थ पर विशेष आप ध्यान रखेंगे व्याख्या को समझते समय। अब आप देखेंगे इसमें प्रसंग जो बनता है, इसमें प्रसंग आपको यही लिखना है कि कवि श्लेष से श्री कृष्ण और अपनी प्रेसी के साथ व्यतीत किए क्षणों पर कुछ सुखद कार्य व्यापारों की याद करके विरह जनित वेदना व्यग्रता अनुभव करता है। यानी कि इसमें विरह जन्य, यानी कि एक संयोग का समय होता है, एक वियोग का समय होता है, तो विरह जन्य स्थिति का वर्णन इसमें मिल रहा है। तो हम प्रसंग के रूप में इसमें यही लिखेंगे। अब आप देखेंगे जो इसकी व्याख्या आपको करना है, इसकी व्याख्या को प्रत्येक लाइन को हम अलग अलग बता रहे हैं। तो देखेंगे इसमें, वह मुस्कान बहे मृदु बतरानी बहे, अर्थात संयोग काल में, संयोग का मतलब होता है जब मिलन होता है, संयोग काल में सुखद कार्य व्यापारों द्वारा जो आनंद प्रदान किया करती थी सुजान, उसी के लिए प्रयोग किया गया है। वह मुस्कान वह मृदु बतरान, ये सारी चीज़ संयोग की बात बताई जा रही है, संयोग की बात वियोगावस्था में वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पर यही देखेंगे कि उस तरह की मुस्कुराहट, उस तरह की जो है मृदु बातें, जो चीज़ें व्यापार रूप में आनंद के रूप में हुआ करती थी, सुजान उन्हीं की याद करते हुए घनानंद कहते हैं। ध्यान देंगे मित्रों, उन्हीं की याद करते हुए घनानंद जी बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि प्रियतम सुजान का वह मुस्कुराना। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ से व्याख्या आपकी चालू हो रही है। मुस्कान अर्थात प्रियतम सुजान का वह मुस्कुराना, वह मृदु बतरान वो मीठी मीठी प्रेम भरी बातें। आगे देखेंगे उनका हाव भाव, मृदु बतरान बह लड़कीनी बान, अर्थात उनके जो हाव भाव हैं आकर मेरे हृदय में अड़ जाता है। आन उर में अरत, अरत का मतलब अड़ जाता है, अर्थात अस्मृत आने पर प्रियतम की चेष्टाएं एवं क्रियाएं हृदय पर अंकित हो जाती हैं। यानी पूर्व जो बातें हुई हैं घटित संयोगावस्था में, उसी को वियोगावस्था के रूप में वर्तमान में कहा जा रहा है मित्रों। तो इस चीज़ को हम इस तरह से समझेंगे कि यहाँ पर कवि कहता है, घनानंद जी कह रहे हैं कि प्रियतम सुजान का वह मुस्कुराना, वह मीठी मीठी प्रेम भरी बातें,
उनका हाव भाव आकर मेरे हृदय में अड़ जाता है, अर्थात स्मृति आने का पर प्रियतम की चेष्टाएं एवं क्रियाएं हृदय पर अंकित हो जाती हैं। इस बात को इन दोनों लाइनों में स्पष्ट किया गया है मित्रों। आगे देखेंगे, बहे गति लैन और बजवान ललित बैन, संयोग काल वाली तीव्र चाल और मधुर मधुर मुरली बजाना। ध्यान देंगे, बहे गति लैन और बजावन ललित बैन। तो संयोग काल में, संयोग काल की बात बताई जा रही है। संयोग काल वाली तीव्र चाल और मधुर मधुर मुरली बजाना, वही बात बात में युक्त हास्य हृदय से एक क्षण के लिए दूर नहीं होता। अर्थात इन बातों का ध्यान हर समय आता रहता है। अर्थात जो एक्टिविटी, जो क्रियाकलाप संयोगावस्था में हुए हैं, उन्हीं की बात यहाँ बताई जा रही है कि वह गति लेन और बजावन ललित बैन, उनके आना जाना और उनके मुरली का वादन, बहें हंस दैन हियरा तय न टरतिम है। अर्थात मेरे हृदय में वो चीज़ें ध्यान के रूप में हमेशा आती रहती हैं। आगे देखेंगे मित्रों, वह चतुराई शो चितराई चाहिबे की छवि, वही विदग्धतापूर्ण हमारे हृदय में उनके देखने की इच्छा जागृत करने का चातुर्य, मैंने बार बार उनको देखने की जो चतुराई सो चितराई, अर्थात मेरे चित्त में, मन में बार बार उनको देखने की इच्छा जागृत होती है। चाहिबे की छवि, और मैं बार बार उस छवि को निहारना चाहती हूँ तथा रसिकता एक क्षण के लिए भी हमसे अलग नहीं हो पाते। वो चीज़ें हमसे एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो पाती। वह छैलताई न छिनक बिसरत है, यानी क्षण मात्र के लिए भी वो हमसे वियोग अवस्था में मैं उसको सहन नहीं कर पाती। तो इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है मित्रों। तो प्रियतम के दृश्य को बताया जा रहा है, जो कि नायिका जो प्रियतमा है वो उसके चित्र को वर्णन कर रही है, यहाँ पर बता रही है। आगे देखेंगे, आनंद निधान प्राण, क्या बताया जा रहा है? प्रियतम सुजान जू को, अर्थात आनंद की खजाना बनी हुई प्राण प्रियतमा, जो प्राण प्रियतमा कैसी है? आनंद निधान प्राण, जो आनंद का निधान है। अर्थात जो प्राण प्रियतमा है वो क्या है? आनंद की निधान बनी हुई है। प्रियतमा सुजान की प्रकृति स्मृति में सब प्रकार से बेहोश कर देती है। उसके आनंद के निधान में जब वो होते हैं, प्रियतम सुजान जू को शुद्ध सब भौतिक भातिक सो बेसुध करत है। जब उसके आनंद के निधान में वो समाहित होते हैं तो पूरी तरह से वो बेसुध हो जाती है, चेत हो जाती है, बेहोश कर देती है। उसकी सारी दृश्य जो है, उस प्रियतमा के सुंदर दृश्य जो हैं वो क्या कर देते हैं? बेहोश कर देते हैं नायक को। ये है यहाँ पर तथ्य बताया जा रहा है मित्रों। इसमें आपको जो विशेष में लिखना है, संयोगकालीन सुखद कार्य का यहाँ पर वर्णन किया गया है, जिसमें नायक जो कवि है के हृदय में विरहोद्दीपन होने का चित्रण दिखता है। अतः विप्रलम्ब श्रृंगार रस का सुंदर वर्णन यहाँ पर मिल रहा है। कौन सा छंद मिल रहा है इसको मित्रों? श्रृंगार रस का, यानी श्रृंगार रस में किस छंद का प्रयोग किया गया है मित्रों? विप्रलम्ब। तो विप्रलम्ब जो है यहाँ पर आपको छंद मिल रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसको जानना। ये विप्रलम्ब छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। और अब हम आपको तीसरे पद की ओर ले चल रहे हैं, जो कि 7 नंबर पद है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब 7 नंबर पद की ओर चलेंगे मित्रों। इसमें आप देखेंगे ये घनानंद जी की बहुत ही उत्कृष्ट रचना है। तो इसमें शब्दों को विशेष रूप से देखेंगे। पहले, भय अति निठुर। निठुर का तात्पर्य होता है मित्रों निष्ठुर या कठोर हो जाना। मिटाए, अब मिटे का तात्पर्य यहाँ पर है भुला देना, भुला दी जाए कोई बात। याही शब्द जो आया हुआ है, तो याही शब्द से तात्पर्य यहाँ पर मिल रहा है। याही का मतलब इसी, याही का मतलब यहाँ पर इसी से होगा, वाही। और जक लागी हाय हाय, जक लागी हाय हाय, ये जक लागी हाय हाय जो शब्द आया हुआ है मित्रों,
ये इसमें बताया जाए कि हाय हाय रटने लगी है। हाय हाय कब रटा जाता है? दुख की घड़ी में या पछतावा की घड़ी में हम इस जुबान का प्रयोग करते हैं, हाय हाय रटते हैं। तो जग लागी हाय हाय, ये शब्द हाय हाय रटने लगी हैं, इसका अभिप्राय दे रहा है। और निपट शब्द जो आया मित्रों, निपट का तात्पर्य होता है अत्यंत। और निर्दयी, निर्दयी शब्द से आप जानकार हैं, इसके निर्दयी शब्द से आप अवगत हैं। दया शून्य होना, निष्ठुर होना। गई भूल सुधि, सुधि का मतलब याद, याद स्मरण को भूल जाना। सूल सेलन, और ये शब्द है सूल सेलन, ये भी संयुक्त शब्द है। सूल सेलन से तात्पर्य होता है बरछे की चुभन। सूल का मतलब कांटा, बरछा, तो बरछे की चुभन, वेदना की कसक यहाँ पर बताई जा रही है। और क्यों हून, क्यों हून से तात्पर्य है मित्रों, क्यों हून का मतलब होता है किसी प्रकार भी नहीं। क्यों हून का मतलब किसी प्रकार से भी नहीं। भुलाए, भुलाए सबसे तात्पर्य होता है भूलेगी। और आगे देखेंगे ठगी शब्द आया हुआ है। ये ठगी शब्द किसके लिए प्रयोग किया? ठगी गई अर्थात भुलावे में डाली गई। जैसे किसी को भूल जाना, तो ठगी शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे देखेंगे पहले तो, पहले तो, पहले तो तब, यहाँ ये पूरा शब्द आप देखेंगे इसमें, तो पहले तो तब सबका मतलब होता है संयोग के काल में। पहले तो सबका मतलब होता है संयोग के काल में, क्योंकि ये जो वर्णन किया जा रहा है, जो व्याख्या की जा रही, वियोगा स्थिति की व्याख्या की जा रही, तो पहले जो था क्या था? संयोग काल था। तो इसको हमें समझना है। अब इसके पश्चात देखेंगे मित्रों, आगे जो है धौं, ये धौं शब्द जो आया हुआ है, ये धौं शब्द का मतलब होता है ना। धौं माने ना से तात्पर्य होता है, नकारात्मक शब्द है। प्रकट शब्द का जो शब्द प्रयोग किया गया है प्रकट, यानी प्रकट शब्द जो है, इसमें प्रकट शब्द जो आया हुआ है प्रसिद्ध के लिए आया हुआ है कहावती। कहावत शब्द जो है ये लोकोक्त से संबंधित है मित्रों। और इसके पश्चात कल्पाय, कल्पाय है, यानी कल्पाय है, ये शब्द मिला हुआ है, तो इसका मतलब तरसाएगा। कल्पाए का मतलब तरसाएगा या तड़पाएगा, इससे मतलब लिया जाता है। और सु का शाब्दिक अर्थ है मित्रों, सु का मतलब वह से होता है, तो सु का तात्पर्य यहाँ पर वह से दिया जाएगा अर्थ। और कल्पाय है का मतलब चैन पाए है। यहाँ पर देखेंगे कल्पाय है तो दो तरह से अर्थ इसका निकलेगा। एक तो कल्पाय है, एक शब्द निकला कि तरसाने का, और दूसरा है कल्पाय है का मतलब चैन पाएगा, यानी कि एक शब्द दो अर्थ दे रहा है यहाँ पर। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप व्याख्या देखेंगे, उसके पूर्व आपको प्रसंग में बता दे रहा हूँ। तो इसमें देखेंगे मित्रों, इसमें जो आपको प्रसंग लिखना है, प्रसंग में आपको यही लिखना है कि प्रस्तुत पद में प्रेमिका की उक्ति है। जो प्रस्तुत पद में प्रेमिका का कथन ही बताया गया है, पत्र या संदेश प्रिय को दिया गया है, उसकी उदासीनता या विमुखता का और अपनी उन्मुखता कथन है, यानी उसकी उन्मुखता का कथन बताया गया है इसमें। प्रेमिका का दूसरे को दुख देने वाला दुख पाता है, यह चेतावनी भी दी गई है। ये सब किसके द्वारा हुआ है? प्रेमिका के द्वारा, क्योंकि प्रेमिका की ही उक्ति इसमें मिली गई मित्रों, जो 7 नंबर आपका दोहा है मित्रों। तो अब देखेंगे इसको, हम प्रत्येक पंक्ति को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो देखेंगे भय अति निठुर, विरहिणी नायिका कहती है कि हे प्रियतम, भय अति निठुर, तुम तो बहुत कठोर हो गए हो। भय अति निठुर का मतलब अपने प्रियतम को संबोधित करके कहती है कि हे प्रियतम, तुम तो बहुत ही निर्दयी और कठोर हो गए हो। आगे देखेंगे मिटे पहचान डाल, और तुमने तो अपने साथ मेरी पहचान भी मिटा डाली है। मिटे तो पहचान डाल, तुम इतने निर्दयी हो गए हो कि तुम तो अपने साथ में मेरी पहचान को भी क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है, अर्थात उसको मिटा डाला है। ये कौन कह रही है? नायिका कह रही है। किससे कह रही है? अपने प्रियतम से कह रही है मित्रों। आगे देखेंगे बाही दुख हमें जग लागी हाय हाय है, इसी दुख के कारण मुझे हाय हाय की रटन लगी हुई है। क्या दुख है हमको? वाही दुख हमें जग लागी हाय हाय है, अर्थात इसी दुख के कारण मुझे क्या रटना हो रहा है? बार बार हाय हाय की रटन लगी हुई है। फिर तुम तो अत्यंत निर्मम और हमारी याद भूल गई। तुम सो निपट निर्दयी, तुम सो निपट निर्दयी का मतलब तुम तो अत्यंत ही क्या हो? निर्मम हो, निर्दयी हो। हमारी याद को क्या किए? गई भूल सुधि, अर्थात तुम मेरी याद को ही भूल गए।
परंतु आगे देखेंगे, हमें सूल सेलन सो क्यों हूं न भुलाए है, परंतु हमें तुम्हारी याद बरछे की चुभन के समान अर्थात कांटे की चुभन के समान वेदना दे रही है। ध्यान देंगे मित्रों, किस तरह से बताया नायिका ने कि हमें सूल सेलन सो क्यों हूं ना भुलाए है। जैसे सूल चुभ जाता है शरीर में, उस सूल की तरह तुम्हारी बातें मेरे हृदय में जो चुभी हुई हैं वो कभी भूलने के योग्य नहीं है, किसी प्रकार नहीं भूल पाती हूँ, उन बातों को मैं किसी प्रकार से भूल नहीं पाती हूँ। तुम तो मुझे भूल गए हो, क्योंकि तुम तो क्या हो, निर्दयी हो, अत्यंत निर्मम, और तुम बहुत ही कठोर हो, परंतु हमें तुम्हारी याद बरछे की चुभन के समान वेदना दे रही है, जिसे मैं कभी भूल नहीं पा रही हूं। यह भाव यहां पर मिल रहा है मित्रों। आगे देखेंगे मित्रों, मीठे 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 बोल बोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, प्राय जो है परीक्षा में पूछे जाने वाली पंक्ति है ये। मीठे मीठे बोल बोल, यानी संयोग काल में ऐसा कब होता है, संयोग काल में वियोगावस्था की बात नहीं की जा रही है। मीठे मीठे बोल बोल अर्थात संयोग काल में तो तुमने मुझे अपनी मधुर वाणी से भुलावे में डालकर अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। कैसे, मीठी मीठी वाणी बोल करके मित्रों। मीठे मीठे बोल बोल ठगी पहले तो आप तब, ध्यान देंगे, ठगी पहले तो तब। नायिका कहती है कि जब संयोग काल था, मिलन का समय था, तो तुम मधुर वाणी से भुलावे में डालकर अपनी ओर आकृष्ट कर लिया, मधुर वाणी से अपनी ओर मुझे क्या किया, आकृष्ट कर लिया, आकर्षित कर लिया, और अब दूर रहकर हृदय जला रहे हो। अब जिए मारत, ध्यान देंगे दूसरी लाइन, अब जिए मारत। अब जिए मारत का मतलब अब तुम क्या कर रहे हो, कहो धो कौन न्याय। ये कौन सा न्याय है कि अब तुम मुझसे दूर होकर के हृदय जला रहे हो। यह कौन सा न्याय है, अर्थात यह तो अन्यायपूर्ण आचरण है। इस बात को नायिका कह रही है, किससे कह रही है, अपने नायक से कह रही है, प्रियतम से कह रही है मित्रों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है आपकी। आगे देखेंगे नीचे की दो लाइन जो दी गई है धनानंद जी के द्वारा, सुनी है कि नाही। हे प्रियतम, नायिका एक संदेश रूप में अपनी बात कह रही है संबोधन के साथ। सुनी है कि नहीं, हे प्रियतम, तुमने यह प्रसिद्ध कहावत सुनी है या नहीं सुनी है। यह प्रकट कहावती जो, कहावत का मतलब जो चीज़ कही जाए, तो कहती है प्रियतम तुमने यह प्रसिद्ध कहावत तो सुनी है अथवा नहीं, जो दूसरों को, अब कहावत क्या है भाई, नीचे वाली लाइन से स्पष्ट हो जाएगा। तो देखेंगे, काहू कल्पाय है सु कैसे कल्पाय है। ध्यान देंगे, प्रियतमा कहती है प्रियतम को संबोधित करके कि हे प्रियतम, तुमने ये प्रसिद्ध कहावत तो सुनी है अथवा नहीं, जो दूसरों को सुनी है या नहीं, इस बात को कहती हुई कहती है कि ये प्रसिद्ध जो कहावत है जो दूसरों को तड़पाता है, काहू कल्पाय है, अर्थात ये कहावत है कि जो दूसरों को तड़पाता है वह स्वयं भी चैन नहीं पाता। काहू कल्पाय है सु कैसे कल्पाय है, अर्थात जो दूसरों को तड़पाता है वह स्वयं भी चैन नहीं पाता है। यह बात नायिका नायक से कह रही है मित्रों, अर्थात तुम भी सुख नहीं पा सकते, अतः तुम मुझसे आन मिलो। काहू कल्पाय है सु कैसे कल्पाय है, सुनी है कि नाही यह प्रकट कहावत जो, अर्थात नायिका एक उक्त के माध्यम से, इस बात को कहावत के माध्यम से समझाना चाहती है प्रियतम को मित्रों कि शायद तुमने इस कहावत को सुना होगा कि जो दूसरों को तड़पाता है वो स्वयं भी चैन नहीं पाता है, अर्थात तुम भी सुख नहीं पा सकोगे, पा सकते हो, अतः तुम मुझसे आकर मिलो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टेड कविता थी धनानंद जी की मित्रों, जो कि एग्ज़ाम में प्रायः सभी यूनिवर्सिटियों में लगातार कंटिन्यूसली पूछी भी जा रही है। तो मैं चाहूँगा कि कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करें। जो भी चीज़ें आपको
समझ में ना आ रही हो या कोई किसी प्रकार की कोई डिफ़िकल्टी है अगले वीडियो के विषय में, तो वो आप हमें अवश्य बताएं, जिससे मैं अगले वीडियो में आपको वो चीज़ें दे पाऊँ। और चैनल को एक बार ज़रूर बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब करेंगे मित्रों, जिससे हर वीडियो हमारा आप तक पहुंचता रहे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।